ठीक है, मैंने आपकी पूरी बात तो सुन रही हूँ विवेक जी, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रही हूँ, क्या बेरोजगारी अगर एक बड़ी वजह है आज के समय में, अगर हम मानते हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ी है, हमने वो आंकड़े भी दिखाए, लेकिन इसके लिए क्या आतंक की राह चुनना ठीक है? मैं आतंक शब्द का कोट अनकोट इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि यूएपीए के तहत पूरा मामला चल रहा है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी नेता इस हमले को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी। कोई नहीं जस्टिफाई कर रहा, कोई वायलेंस के फेवर में नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट के फेवर में है। लेकिन डर इस बात का है भाई, उस हमले में तो सभी पार्टियों के सांसदों की जान खतरे में थी ना, सिर्फ बीजेपी की तो नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं होगा, अगर ऐसी वारदात होगी तो हमारे जो पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो इफेक्ट नहीं होंगे। तो कोई वायलेंस फेवर में नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें बढ़ती चली गई। शहजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उन्हें आवाज दी जा रही थी, अब उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। शहजाद, राहुल गांधी ने जो कहा वो तो आपने सुना ही, अभी विवेक जी भी कह रहे हैं कि तमाम आंकड़े से इशारा कर रहे हैं कि जनता त्रस्त है, युवा परेशान है। तो लेकिन सवाल यही उठता है कि फिर ये जो किया गया उसे सही ठहराया जा रहा है क्या? नहीं, जिस प्रकार के कुतर्क राहुल गांधी से लेकर इंडी गठबंधन के नेता अधीर रंजन चौधरी, संजय राउत, इन्होंने भूले भटके युवा क्या है, और अभी जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, उससे तो मुझे कोई हैरानी की बात नहीं समझ में आती। 2001 में भी जब हमला हुआ तो अफजल गुरु को भी हालात का मारा भूला भटका बोला था इन लोगों ने। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है तक ये कह गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी और प्रणब मुखर्जी ने मुकर्रर की थी। और आज जब 22 साल बाद इस प्रकार की घटनाक्रम हुई है तो फिर से एक सुरक्षा कवच बनने का काम किया जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और उग्रवादी वामपंथी जैसे ही इन हमलावरों के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। चाहे नीलम आजाद हो, उसका वीडियो सामने आए, कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है, वो सुदेश गोयत के साथ दिखाई देती है जो कांग्रेस की नेता है। फिर ललित झा का किस प्रकार का रिश्ता है राजेश शुक्ला नाम के कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, और उसकी तस्वीर दिखाई दी है कांग्रेस ऑफिस से। तो जैसे ही ये तार जुड़ते जा रहे हैं तो आतंक को और उग्रवादियों को सुरक्षा कवच देना ये तो इनकी पुरानी आदत है। पूछिए ना, 26/11 के आतंक को किसने कहा था ये हिंदुओं की साजिश है? किसने कहा था कि ये याकूब मेमन हालात का मारा है? अफजल गुरु हो। तो मुझे लगता है ये उनकी प्रवृत्ति रही है। परंतु ये अगर तर्क है, अगर ये तर्क है, तो मैं पूछना चाहता हूं 74 में 3 बार एक वर्ष में सुरक्षा में सेंध लगी थी पार्लियामेंट की, पिस्तौल तक ले गए थे, बम ले गए थे, 84 में, 94 में, 2004 से 14 के बीच में। तो क्या ये बेरोजगारी की वजह से था? मतलब कि आतंक को जस्टिफाई करने का कृत्य भी आज किया जा रहा है। और एक बात प्रतिमा जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे ग्राफिक्स आपकी टीम ने बनाकर प्रस्तुत किए, 1974 में 3 बार जब सुरक्षा में सेंध लगी तब 34% बेरोजगारी दर था। हाउ मच? 34% इन्फ्लेशन दर था। सॉरी, इन्फ्लेशन दर 34.7% था। मैं इस प्रकार के कुतर्कों को हालांकि मैं हवा नहीं देना चाहता, परंतु राहुल गांधी ने अपनी दादी और अपने पिताजी और अपनी माताजी के द्वारा संचालित सरकार का ही पर्दाफाश किया है। देखिए विवेक जी, यहाँ कुल मिलाकर अगर आंकड़े आप पेश करेंगे, आंकड़े वो भी पेश करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि जो कृत्य संसद के भीतर हुआ उसे क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है? बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल करके उसे जस्टिफाई तो किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि इस हमले में जो अक्यूज्ड हैं उनमें से कोई भी किसी ऑर्गेनाइज्ड टेरर ग्रुप के साथ नहीं है, कोई अलगाववादी नहीं है। इसकी जांच चल रही है। जांच चल रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रिंज के भटके हुए नवयुवक थे जिन्होंने गलत काम किया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था, नहीं करना चाहिए था। वायलेंस अगेंस्ट द पार्लियामेंट नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये क्या संकेत दे रहा है? ये संकेत दे रहा है कि देश के अंदर इस तरह के लोगों की संख्या बहुत हो सकती है। आपने तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद मथुरा काशी पे अब आप उतर आए हैं वोट लेने के लिए, उसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है साहब। आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी हूं और यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत सी ट्रेड यूनियंस हैं जिनका मैं संचालन भी करता हूं। यकीन मानिए, भवाना, नरेला, उत्तरी ओखला, आप कहीं चले जाइए, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए दिल्ली में, 70% तो वो बैंक्वेट हॉल बन चुके हैं, होटल बन चुके हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज। 70% जो मिड साइज कंपनियां हैं वो सारी बंद हैं। 20-25% लोग ही चला पा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम होती है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की होती है। अपर क्लास को कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे बेरोजगारी है, ट्रेडर्स के काम ढंग से नहीं चल रहे हैं, महंगाई डेफिनेटली है, हम उसे माने हम उसे ना माने, रियल एस्टेट के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रहे हैं। एक आम आदमी अगर दिल्ली शहर में रोटी कमाने आता है, घर बनाना मुश्किल। आपने अपनी बात कही। अब इस बीच प्रोफेसर संगीत कुमार रागी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रागी साहब, अगर आपने पूरी बात सुनी है, कुल मिलाकर, हाँ एक मिनट, शहजाद जी बोले।
एक टिप्पणी, क्योंकि उन्होंने कहा, संगीत जी से माफ़ी चाहता हूं, उन्होंने कहा कि इन लोगों का कोई भी ऐसे संगठन से ताल्लुकात नहीं है, इसलिए इनको युवा, भटके हुए युवा समझ सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी ने सिमी का बचाव किया जब सिमी पर प्रतिबंध आया और कहा कि ये भटके हुए युवा है। और दूसरी बात, ये तस्वीर है, ये उद्धव सेना के नेता की तस्वीर है, ये उद्धव नेता के सेना की तस्वीर है सलीम शेख के साथ। सलीम शेख 1993 मुंबई ब्लास्ट में कन्विक्टेड है। ये अभी की तस्वीर है। अब बताइए, हर जगह 2001 से लेकर 2023 तक हर आतंकी घटना को संरक्षण देने का काम इनके गठबंधन ने किया है। ये लॉजिकल लॉजिक है। बीजेपी जैसे एक बड़ी पार्टी अपने को कहती है साहब हमारे 10 मेंबर्स हैं, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट। क्या लालू ने सिमी को डिफेंड नहीं किया? क्या लालू ने सिमी को डिफेंड नहीं किया है? क्या आप बता दीजिए। नहीं, लालू ने सिमी को डिफेंड किया है, हाँ या ना? क्या आप यहाँ पे बैठ के भाजपा के हर कार्यकर्ता की गारंटी ले सकते हैं? कितने मेंबर हैं आपकी पार्टी के? आज के युग में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। पीपल आर फ्री टू जॉइन अ पार्टी, कम ओवर देयर, और लोग आपके यहाँ भी आ रहे हैं। लेकिन क्या आपका नेतृत्व, आपकी पार्टी आइडियोलॉजी, आपके शीर्ष के नेता क्या किसी गलत काम में हैं? क्या वो देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं? क्या किसी ऐसी? ठीक है विवेक जी, मुझे जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। रागी सर, मैं आपका इसके बाद रुख करूंगी। अर्शप्रीत साहब, किस तरीके से इस पूरे बयान को आप देखते हैं, क्योंकि इस पर अब कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरा जा रहा है कि जो हुआ उसे क्या बेरोजगारी का नाम देकर जस्टिफाई किया जा सकता है? संसद के अंदर जिस तरीके से सेंध हुई है सुरक्षा में, जस्टिफाई तो किसी ने करने की कोशिश की नहीं है। ये तो सिर्फ कारण बताया गया है कि बेरोजगारी और महंगाई कारण है। अब दूसरी बात, पीटीआई ने रिपोर्ट किया है, एक दिल्ली पुलिस ऑफिशियल who was aware of the investigation said they had explored certain ways that could be impactful in sending their message। अब यहां से क्लियर हो जाता है वो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे। अब तीसरी बात पूछना मैं इनसे चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब का अभी तक बयान क्यों नहीं आया? होम मिनिस्टर साहब की चुप्पी के पीछे कारण क्या है? फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिस एमपी ने एंडोर्स किया ये इंडिविजुअल को, जिसकी वजह से पास बन पाया, वो अंदर घुस पाए, इंट्रूजन हुई, सिक्योरिटी ब्रीच हुई, देश के लोकतंत्र पे हमला हुआ। देश, हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट, सबसे सिक्योर जगह है पार्लियामेंट, जहां पे ये हुआ तो देश और देश के लोग ये सोच रहे हैं अगर हमारे एमपी सेफ नहीं, पार्लियामेंट में सबसे सेफ जगह पे हिंदुस्तान में, तो हम कैसे सेफ हैं? मैं शहजाद जी से पूछना चाहूंगा कि एक इंक्वायरी कब तक हो जाएगी बता दीजिएगा, एमपी अरेस्ट कब तक हो जाएगा बता दीजिएगा, एमपी पे एफआईआर कब तक हो जाएगी बता दीजिएगा, मेंबरशिप कैंसिल कब तक हो जाएगी ये बता दीजिएगा। अर्शप्रीत जी, जब आपके तमाम सवाल बेरोजगारी से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका मानना है कि कहीं ना कहीं वही एक बड़ा कारण था जो युवाओं ने किया, जो अभी आरोपी है फिलहाल, तो ऐसे में तो जवाब इन तमाम सवालों का आप लोगों को वित्त मंत्री से लेना चाहिए। बताता हूँ। एक तो अब बीजेपी एमपी ने एंडोर्स किया है, अब आप देखिए जो रूल्स और गाइडलाइंस है ना पार्लियामेंट के, वो बड़ा क्लियरली बताते हैं, या तो आपके जो पर्सनली नोन है आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं, एक एमपी रेकमेंड कर सकते हैं कि इनका पास बनाया जाए, या फिर जो आपके पर्सनली नोन है उनके कोई जानकार हो। अब ये कारण है कि नहीं है, ये बीजेपी एमपी से बढ़िया कौन कंफर्म कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो पास एंडोर्स किया उनका, उन्होंने तो कहा कि इनका पास बनाओ। अब ये अगर ऑपोजिशन मेंबर ने एंडोर्स किया होता है इस इंडिविजुअल को तो बवाल हो जाना था साहब। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ ही नहीं रहे थे डिबेट में, डिबेट से भाग रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। और चर्चा की, देखिए जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी बीजेपी एमपी के खिलाफ, वो हुई नहीं। जो ऑपोजिशन के एमपीज डिमांड करे थे एक्शन, चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए, उनको सस्पेंड कर दिया, उन पे कार्रवाई कर दी। ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता आपने जो कहा उस पर शहजाद का जवाब ले लेते। शहजाद, देखिए सीधा सीधा आरोप है प्रताप सिन्हा के नाम पर विजिटर पास बना और इन लोगों की एंट्री हुई अंदर, ये साफ हुआ। इसके बाद सवाल यही पूछ रहा है विपक्ष लगातार कि उन पर कार्रवाई कब, क्योंकि सवाल उठाने वाले विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। देखिए कितनी विरोधाभास है कांग्रेस की बातों में। एक तरफ तो कहते हैं कि ये लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है, मतलब ये आतंकित करने वाला हमला है, और दूसरे ही स्वर में वो कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से हुआ। मतलब लोकतंत्र के मंदिर पर यदि आपको लगे कि आप बेरोजगार है, वैसे उनमें से एक व्यक्ति 12वीं पास था या 12वीं फेल था, तो उस 12वीं फेल को क्या नौकरी दे देते? एनीवे, उनको लगता है कि अगर कोई 12वीं फेल को नौकरी नहीं मिलती है तो उसको क्या लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करना चाहिए? मतलब कि कल कोई कहेगा कि तथाकथित रूप से मुझे इस रूप से लगता है कि डेमोक्रेसी मुझे ये नहीं दे रही है तो मैं जाकर हमला कर दूं, तो ये आतंकवाद का जस्टिफिकेशन
क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? और कांग्रेस ने तो पहले भी किया है ना, याकूब मेमन से लेकर अफजल गुरु तक महाराष्ट्र की सरकार में इनके मंत्री ने याकूब मेमन की पैरवी की थी, पर छोड़ देते उस विषय को। अब दूसरा विरोधाभासी स्टेटमेंट देखिए, अभी अर्शदीप कड़ियाल जी ने कहा कि देखिए अभी क्या कब होगी इंक्वायरी, कब होगी एफआईआर, मतलब कि ये इनिशियल स्टेज में है। अब जब इनिशियल स्टेज में है तो क्या होम मिनिस्टर आकर वक्तव्य दे दे? होम मिनिस्टर तब वक्तव्य देंगे जब पूरी फाइनल स्टेज होगी। आपकी तरह नहीं है कि 26/11 हुआ और आपने इनिशियल स्टेज में सुना दिया कि हिंदुओं ने किया है। अब समझौता ब्लास्ट हुआ, आपने इनिशियल स्टेज में समझा दिया कि ये तो हिंदू टेरर है, जबकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था और आपने विदेश की धरती पर यूनाइटेड नेशंस में यही कहा। यानी आपके मुताबिक कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर चश्मे से देखा जा रहा है हर एक मुद्दे को, हर एक जो किसी भी तरीके का वाकया सामने आता है। रागी साहब आपका, मैं आऊंगी शहजाद आपके पास, रागी जी का चांस अभी तक हो नहीं पाया। रागी जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, ये जो पूरी मौजूदा घटनाक्रम को आप देख रहे हैं लगातार, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में, ये सिरे कहां जुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं कुल मिलाकर? क्योंकि सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं इस पूरे वाकये को लेकर। कोई बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई इस पर आतंकी जो एंगल है उसको भी अपने तरीके से देखे जाने का आरोप लगा रहा है। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपको आतंकवादी बनाता है। एक वैचारिक, जिसको हम इम्प्रेग्नेशन ऑफ माइंड कहते हैं, वो आपको आतंकवादी बनाता है, वही आपको नक्सल बनाता है। अभी मेरे मित्र विवेक जी कह रहे थे कि भाई इन लोगों को, इन संगठनों को जानकारी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थियों के बीच में संगठन काम करने वाला है। वनवासी कल्याण आश्रम 45,000 गाँव में काम करती है और लाखों उसके सेवा प्रकल्प हैं। सेवा भारती सेवा क्षेत्र में, सेवा बस्तियों में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन काम कर रहा है। स्वदेशी जागरण मंच काम करता है। भारतीय मजदूर संघ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। और इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि ये लोग नहीं जानते हैं, हम ही लोग जानते हैं। जो बंगाल से सिमट करके आज मात्र आसाम, केरला तक फंस गए हैं, जिनका संसद में आज प्रतिनिधित्व नगण्य के बराबर है, वो कहते हैं कि हम जानते हैं। देखिए, इन्हीं बंगाल में, इसी बंगाल में सीपीआई और सीपीएम में, सीपीआई एमएल यानी कि जो नक्सल मूवमेंट थे, चारू मजूमदार और उनके बाकी सारे कॉमरेडों को न सिर्फ मारा बल्कि वहाँ से खदेड़ करके वो इतनी बुरी दशा कर दी कि अभी आप नक्सलवादियों से पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो सीपीआई वो जो है वो ज्योति बसु को ठहराते हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य को ठहराएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं ठहराएंगे, क्योंकि और वो सवाल उनका क्या होता था, यही सवाल होता था, न्याय, असमानता, बेरोजगारी। राजस्थान के अंदर बेरोजगारी 30% थी, वहाँ पर तो कोई आकर के वहाँ से गैलरी में जा कर के नहीं कूद पड़ा। जो एवरेज भारत की बेरोजगारी थी उससे 6 गुना ज़्यादा, 6.5 गुना ज़्यादा बेरोजगारी दर जो है वो राजस्थान में थी, लेकिन वहाँ तो कोई आकर के इस प्रकार का काम नहीं करने गया। राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व दरअसल वामपंथी गिरोह के चक्कर में पड़ गया है, ठीक है, और उसके अपनी मूल धारा से कट गया है। यदि किसी भी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, और यदि किसी भी आप वरिष्ठ कांग्रेसी से बात करेंगे, वो कभी भी इन चीजों को सत्यापित नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जब आप ऐसी तर्क ला करके खड़े करते हैं और भगत सिंह के साथ जोड़ते हैं, तो लगता है कि अंदर से आप जो आपने कहा है रागी जी, जो आपने कहा है उस पर मुझे लगता है कि अमित शाह का बस 10 सेकंड मुझे और दीजिए। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि 100 सुनार का और 1 लोहार का। ऐसा नहीं कि अमित शाह जी जवाब देने नहीं आएंगे, लेकिन जब जवाब देने आएंगे तो वो वामपंथी गिरोह और सारे लोग तिलमिला जाएंगे, ऐसा मुझे पक्का यकीन है। और ये सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। ये कोई ऐसे भटके हुए पथिक और फिर से पटल पर आ गए हैं, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं, और इसको लेकर जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर वो यही बोलकर उठाया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी भी अर्बन नक्सल के समर्थक है? नहीं, अर्बन नक्सल तो कुछ होता ही नहीं। अर्बन नक्सल तो इन्होंने कॉइन किया है जब डर लगता है वामपंथियों से, हमारे किसान आंदोलन से, हमारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट से। फार्मर्स बिल पे हम लोगों ने एजुटेशन को समर्थन दिया, वापस करवाया, प्राइम मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किया, टुक बैक द लॉज। तो डरते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि सड़क के ऊपर काम करने वाले हम ही लोग हैं। यूनिटी है, बेशक संख्या बल अभी कम है
पार्लियामेंट में, लेकिन यूनिटी पूरी है और लड़ाई हम जारी रखेंगे। आइडियोलॉजिकली हम लोग साउंड है। हम लोग ये नहीं कहते कि स्वदेशी जागरण मंच बनाइए 1991 में और उसके बाद आप 100% एफडीआई की बात करके डाइवर्ट हो जाइए। पहले कहिए तो स्वदेशी होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, फिर कहते हैं साहब हमारे बस का नहीं है, फॉरेन कंपनियां लाओ, दलाली लो और इनको आगे बढ़ाओ। ये जो डिस्क्रिपेंसीज आ गई हैं संघ परिवार के अंदर और बीजेपी में, ये काम वामपंथ का नहीं है। सीटें कम या ज्यादा जो हमारी आइडियोलॉजी है हम उसके साथ ही चलेंगे। दूसरी बात बेरोजगारी है। बीएमएस की इन्होंने बात करी कि भाई सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, बीएमएस के साथी मित्र हैं, हम लोग बात करते हैं। सरकार खुले में उनको आंदोलन करने से रोकती है क्योंकि उनका एफिलिएशन रूलिंग पार्टी के साथ है। जैसे कि लेबर लॉस की बात आप ले लीजिए, जो 4 श्रम कानून